वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लिया था, उसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो भी देख लिया। ठीक है, तो आज का हम देखेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, किस वजह से एरोमेटिक कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा हार्ड होता है, वो भी फैक्टर्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो पहले होगा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो कैरेक्टर है वो देखेंगे, क्या क्या चीज़ें उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करती हैं, क्या उसको हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं, वो सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, फिर उसके बाद ArSN1 रिएक्शन और उसका मैकेनिज़्म, उसके कुछ एग्जांपल्स, देन ArSN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म और उसका कुछ एग्जांपल। आज छोटा सा वीडियो होगा, तो इतना हम देखेंगे आज के लेक्चर वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज़ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? The replacement of a hydrogen or a substituent on an aromatic ring by a nucleophile is known as the aromatic nucleophilic substitution. ठीक है, तो एरोमेटिक रिंग फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट बेंजीन, यहाँ पे क्या होता है, चारों तरफ केवल हाइड्रोजन लगे हुए हैं हर कॉर्नर पे। तो किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना ही क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम कोई न्यूक्लियोफाइल जोड़ रहे हैं, तो ये होता है हमारा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अनलाइक एलिफैटिक compound having a nucleophilic group as a leaving group and the aromatic compounds having the same group bonded directly to the aromatic ring do not undergo the nucleophilic substitution reaction under the ordinary condition। इसका क्या मतलब हुआ, इस लाइन का बहुत महत्व है। क्या है इसमें कि जैसे कि एलिफैटिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि कोई लिविंग ग्रुप उस कंपाउंड से, उस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो लिविंग ग्रुप अपना ब्रेक करके वहाँ पे नया न्यूक्लियोफाइल एंटर करता है। तो इस तरह से जो रिएक्शन एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, उसकी तरह से एरोमेटिक कंडीशन में नहीं होता। क्यों नहीं होता? एरोमेटिक कंडीशन में वही लिविंग ग्रुप होगा, लेकिन वो उतने आसानी से ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, आगे देखते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। द रीज़न फॉर दिस अनयूजुअल रिएक्टिविटी, द reactivity of the aromatic compound is the presence of a lone pair of electrons or a pi bond on the key atom of the living group। मतलब कि उस लिविंग ग्रुप पे प्रेजेंट होता है क्या, या तो लोन पेयर या तो पाई बॉन्ड। एज अ रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ दीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड थ्रू द कॉन्जुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द एरोमेटिक रिंग। There is partial double bond character between the carbon of the ring and the key atom of the living group। ओके, क्या मतलब हुआ इसका, उस लिविंग ग्रुप के की एटम पे जो भी लोन पेयर प्रेजेंट होता है या कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो वो लोन पेयर या वो पाई बॉन्ड एरोमेटिक रिंग में जो पाई बॉन्ड है उसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है, उस कॉन्जुगेशन की वजह से उस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वो लोन पेयर का हो चाहे वो पाई बॉन्ड का हो, रिंग का जो कार्बन होता है वो और जो लिविंग ग्रुप का की एटम है वो, उसके बीच में वो सिंगल बॉन्ड ना होके अब वो पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। पहला रीज़न तो ये हुआ जिसकी वजह से एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होता है, क्योंकि वो बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आसानी से ब्रेक नहीं हो पाता है। ठीक, दूसरा रीज़न आएगा आगे, तो पहले देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। दस द की एटम बिकम्स द फॉर्मली बॉन्डेड टू द एरोमेटिक रिंग एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड ईजिली। ईजी नहीं होता है उसको रिप्लेस करना, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एल मीन्स लिविंग ग्रुप हैविंग द लोन पेयर is going in the conjugation or delocalization with the ring pi bond। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है,
उस पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर लोन पेयर जो हमारा रिंग है, रिंग के ऊपर लगा हुआ जो क्या बोलते हैं उसको, लिविंग ग्रुप है, उसमें क्या होता है, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। जैसे ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और बॉन्ड लेंथ भी क्या होता है, बॉन्ड लेंथ भी घट जाती है थोड़ी, ठीक है। इन बिटवीन पाई सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से कम हो जाता है जो उसका, और सिंगल बॉन्ड से छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा, क्या होता है वहाँ पे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक। अनदर फैक्टर फॉर दिस लो रिएक्टिविटी इज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द एरोमेटिक रिंग। यह क्या हुआ कि एरोमेटिक रिंग खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं इसमें, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो खुद एरोमेटिक रिंग बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। सो यहाँ पर रिंग कैसा होता है, रिंग का खुद का कैरेक्टर है न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह खुद बिहेव करता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द एरोमेटिक रिंग, दिस शील्ड्स द रिंग कार्बन फ्रॉम द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे क्या हुआ, रिंग हमारा क्या होता है, प्लेनर, क्योंकि सारे कार्बन एटम प्रेजेंट जो रिंग में होते हैं वो सबका हाइड्रोजन कितना होता है, sp2। sp2 मीन्स होल रिंग विल बी प्लेनर। और जैसे ही रिंग प्लेनर हो जाता है तो इसमें जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं, above द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया मैंने above द प्लेन और ऑरेंज कलर से दिखाया बिलो द प्लेन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये एरोमेटिक रिंग को एक न्यूक्लियोफाइल बनाता है, और इस न्यूक्लियोफाइल पे दूसरे न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लो हो जाती है, ठीक। आइए अब देखते हैं, अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन दैट इज अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, और बोथ दोनों भी हो सकता है, इन द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टेक्स प्लेस। ड्रास्टिक कंडीशंस में वहाँ पे हम हाई टेम्परेचर दे रहे हैं या हाई प्रेशर दे रहे हैं, या फिर दोनों कंडीशन लगा लें, तो वहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। वहाँ पे कैटलिस्ट का प्रेजेंस हो भी सकता है और उसका एब्सेंस भी हो सकता है, तो कोई विशेष बात नहीं है कि कैटलिस्ट प्रेजेंट भी रहेगा तब भी होगा, नहीं होगा तब भी हो सकता है। ड्रास्टिक कंडीशन हम अप्लाई कर ही रहे हैं। दूसरा कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, ऑन द अदर हैंड प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स। प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट इस पर लगे हुए हैं उनका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि उस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है उसको कम कर सके, क्योंकि जब वो कम होगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन है, जो कि रिंग और न्यूक्लियोफाइल के बीच में था, वो कम होगा। जैसे ही वो कम होगा तब उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो वही बात कह रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग compound having -R or -I group at ortho and para position or at the both position, or the aromatic nucleus having the electronegative heteroatom oxygen nitrogen sulfur, जो कि electronegative हो, under the nucleophilic substitution reaction with less difficulty because -R group or -I group are activating group for the aromatic nucleophilic substitution reaction। -R group या -I group एरोमेटिक रिंग को एक्टिवेट करते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो -R ग्रुप है या -I ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप उस रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को पुल आउट करते हैं, ठीक है। तो जैसे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा अबव एंड बिलो द प्लेन, देन देयर विल बी इजी अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन द रिंग, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन दैट न्यूक्लियोफाइल एंड दिस एरोमेटिक रिंग विल बी डिक्रीज्ड। ओके, आई बात समझ में। इसलिए क्या होता है, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने वाले होने चाहिए, तब जाके ये टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ अपने आप को प्रेरित कर पाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, द ग्रुप्स डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एरोमेटिक रिंग एंड एक्टिवेट फॉर द एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहाँ पे जो ग्रुप
उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, डिक्रीज करेगा, वही उस रिंग को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ उसको क्या करेगा, प्रेरित करेगा, कैटलाइज करेगा। ठीक है। नाउ एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगो द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पे? ArSN1 मीन्स एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन nucleophilic unimolecular reaction. Okay, ArSN2 means aromatic substitution nucleophilic bimolecular reaction, and third is the aromatic nucleophilic substitution reaction via benzene और एराइन मैकेनिज्म। ठीक है, ये तीन तरह का रिएक्शन जो होता है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड शो करता है टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आइए देखते हैं पहला ArSN1 क्या होते हैं ये। ArSN1 रिएक्शन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर मीन्स यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा? 1, मॉलिकुलरिटी क्या होगी? 1। सो ArSN1 रिएक्शन आर वेरी रेयर, दीज आर मेनली गिवन बाय द एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। यहाँ पे क्या हुआ? ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है, दूसरा हमारा न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो एरोमेटिक रिंग पे न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, और नाइट्रोजन एज अ वेरी स्टेबल बाई प्रोडक्ट के रूप में वहाँ से निकल जाएगा, एज ए वेरी स्टेबल लिविंग ग्रुप के तौर पे उस डाइजोनियम सॉल्ट में से नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। इसलिए यहाँ पे एराइल कटान बनता है, फिनाइल कटान बोल ले या एराइन कटान बोल लें, यहाँ पे क्या बनता है? एराइल कटान। ठीक है, आइए आगे इसका मैकेनिज्म देखते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ArSN1? सो स्टेप 1 इज द ArN2+। स्लो रिएक्शन की वजह से क्या होता है? यहाँ पे नाइट्रोजन एज अ लिविंग ग्रुप वहाँ से निकल जाता है। सिंस नाइट्रोजन इज वेरी स्टेबल कंपाउंड, सो इट इज गोइंग आउट ऑफ द रिएक्शन, सो वी आर जनरेटिंग द एराइल कटान। नाउ this aryl cation is react with this nucleophile. This is a fast reaction, will give you the nucleophile along with that aromatic compound, aromatic ring. nucleophile उस रिंग पे जुड़ जाता है। अब क्या हुआ? aryl cation is highly unstable but nitrogen is highly stable, hence very good living group. This makes the generation of aryl cation is extremely easy। मतलब जो लिविंग ग्रुप जितना ज़्यादा स्टेबल होता है निकलने के बाद, वो उस रिएक्शन को उतना ही इजी कर देता है उस रिएक्शन को प्रोसीड करने में। वहाँ पे कटायन को जनरेशन क्या होता है और इजी हो जाता है। चूँकि यहाँ पे नाइट्रोजन बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है आफ्टर लिविंग दैट कंपाउंड आफ्टर द लिविंग, सो हियर जनरेशन ऑफ द कटायन इज एक्सट्रीमली ईजी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं एविडेंसेस फॉर द ArSN1 रिएक्शन। व्हाट इज द एविडेंस? First one, the reaction rate is first order and in the diazonium salt and independent of the nature and concentration of the nucleophile। पहले ही मैंने बताया यूनिमोलिकुलर मतलब मॉलिकुलरिटी 1 होगी और उसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर होगा 1। ठीक है, और क्योंकि ये केवल डिपेंड करता है डाइजोनियम सॉल्ट के कंसंट्रेशन पे, उसके अमाउंट पे, उस पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन और नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा एविडेंस क्या होता है? that the first step is the reversible cleavage of the carbon nitrogen bond, hence stabilized by the observation that the when ArN2+, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करते हैं? आइसोटोपिक नाइट्रोजन कर लेते हैं। नाइट्रोजन 14 की बजाय हम नाइट्रोजन को 15 कर देते हैं। ठीक है, was reacting the species। now दिस कंपाउंड को हम फिर से रिकवर्ड करेंगे। क्या करेंगे? रिकवर्ड स्टार्टिंग मटेरियल ऑल्सो कंटेन द ArN2+ and is again now 15 and 15। This could be possible only when the nitrogen detach from the ring and then reattach the ring। मतलब क्या हुआ इसका? सीधी बात में सुनिए। हम पहले क्या करते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को हम लेबल कर देते हैं आइसोटोपिक मेथड से। मतलब नॉर्मल जो नाइट्रोजन है N14 होता है, अब उसको हम लेबल कर देंगे N15 से। अब हम रिएक्शन कराते हैं पहला स्टेप में, वहाँ पे नाइट्रोजन को डिटैच करते हैं तो क्या बन गया? एराइल कटान और नाइट्रोजन गैस। वहाँ पे उस गैस को एस्केप नहीं होना है। अब फिर से चूंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कंडीशन हम चेंज करने हैं तो वो रिवर्स डायरेक्शन में वो रिएक्शन हो जाएगी। तो एराइल कटान पे फिर से वो नाइट्रोजन अटैक करेगा तो हमको जो स्टार्टिंग मटेरियल मिलेगा जो कि हमारा रिवर्सिबल प्रोडक्ट होगा, तो वहाँ पे क्या मिलता? वही N15 वाला नाइट्रोजन मिलेगा।
ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एविडेंस है कि एराइल कैटायन जनरेट हो रहा है, नाइट्रोजन बाहर निकल रहा है, तो वहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है। तो स्टार्टिंग मटेरियल और रिवर्सिबल प्रोडक्ट जो कि दोनों सेम होगा, दोनों का नाइट्रोजन भी सेम होगा, N15 ही मिलेगा वहाँ पे। तो इस तरह से ये इसके एक एविडेंस होता है कि ArSN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। आइए उससे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, सम एग्जाम्पल ऑफ ArSN1। सो हियर हाउ वी विल जनरेट दिस डायजोनियम सॉल्ट विच इज़ द रॉ मटेरियल फॉर द ArSN1। ठीक है, तो पहले हम एक बेंजीन रिंग लेंगे, बेंजीन रिंग पे नाइट्रेशन करवाते हैं। नाइट्रेशन में HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो नाइट्रेशन का प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बनता है। देन वी विल रिड्यूस इट टू द NH2 बाय यूजिंग द टिन NHCl conc HCl, so it will give you the aniline. Now this aniline is giving the diazonium salt by the process diazotization। ठीक है, डाइएजो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे NaNO2 and conc HCl में डालते हैं, सो इट विल गिव यू द HNO2। इसका रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड से करते हैं, तो वहाँ पे हमको क्या मिलता है, डायजोनियम सॉल्ट। अब इस डायजोनियम सॉल्ट को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है, हमको मिलता है एराइल कैटायन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेप में जो होता है हमको मिल जाता है क्या, एराइल कैटायन। ठीक, अब ये एराइल कैटायन का रिएक्शन जब हम करवाते हैं CuCl के साथ, तो वो हमको देता है क्लोरोबेंजीन। जब कराते हैं CuBr के साथ तो क्या देता है, ब्रोमोबेंजीन। और ये हमारा एग्जांपल होता है सैंडमेयर रिएक्शन का। क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन का। तीसरा रिएक्शन कॉपर पाउडर के फॉर्म में लेके HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो अगेन ये हमको देता है क्या, क्लोरोबेंजीन। कॉपर पाउडर के साथ प्रेजेंस में कराते हैं हम, क्या करते हैं, HBr के साथ, ये हमको क्या देता है, ब्रोमोबेंजीन। इन दोनों रिएक्शन को बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, गटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट, जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है इस एराइल कैटायन का, इट विल गिव यू द आयोडाइन बेंजीन। ठीक है, आयोडोबेंजीन। नेक्स्ट एग्जांपल, अब हम जब इसका रिएक्शन HBF4 के साथ कराते हैं तो यह हमको देता है फ्लोरोबेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं बाल्ज-सिमॉन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बाल्ज-सिमॉन रिएक्शन। ठीक, वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये हमको फिनॉल देता है। साइनाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो साइनोबेंजीन देता है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको एमाइड देगा। ठीक है, बेंजामाइड। उसके बाद बेंजोइक एसिड, अगेन हाइड्रोलिसिस। सो अगर ये पूछा जाए कि बेंजीन से हम बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, तो हम बेंजीन से स्टार्ट करेंगे ये सारे प्रोसेस। तो इस तरह से जो हम रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट को एज ए कन्वर्जन 11th-12th में या नीट के एग्ज़ाम में या इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में जो IIT-JEE का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे कन्वर्जन रिएक्शन पूछा जाता है कि इस मॉलिक्यूल से हम यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस किस कंडीशंस को इस्तेमाल करके हम इस रिएक्शन से, इस कंपाउंड से हम इस कंपाउंड तक जाएंगे। 2-3 स्टेप दिखाना होता है। तो वहाँ पे हम डायजोनियम सॉल्ट को एज ए कन्वर्जन मॉलिक्यूल के तौर पे बहुत ईजी इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं एक डायजोनियम सॉल्ट से हम क्या क्या कंपाउंड बना सकते हैं, तो इसी में कुछ और कंडीशंस डाल के कुछ और मॉलिक्यूल बना सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ये कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत हेल्प करता है। इसका रिएक्शन जब हम बेंजीन के साथ कराते हैं तो देता है बाइफेनाइल। जब AgNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमको देता है नाइट्रोबेंजीन। मिथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको देता है एनिसॉल। जब हम इसका H3PO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमको देता है बेंजीन, सिंपल बेंजीन। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब हम इसका रिएक्शन हम कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RNGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो हमको देता है ये एल्काइल बेंजीन। यहाँ पे हम एल्काइल बेंजीन बनाने का भी बहुत बढ़िया सोर्स होता है ये। ठीक है, अब देखिए, अब हम डायजोनियम सॉल्ट का डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं किससे, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या देता है हमको, एनिलीन देगा। अब देखिए, जब हम इस सॉल्ट का रिएक्शन हम SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl कराते हैं तो हमको देता है हाइड्राजीन। ठीक, हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन। और जब NaHSO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी हमको देता है फिनाइल हाइड्रोजीन। तो ये क्या हुआ, दोनों सेम प्रोडक्ट है, तो फिनाइल हाइड्रोजीन बनाने का भी ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, आई बात समझ में। ये हमारा हो गया ArSN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, आइए आप देखते हैं ArSN2 मैकेनिज्म, ये क्या होता है। सो इट इज़ एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक, this reaction is the most common among the aromatic nucleophilic substitution reaction.
द रिएक्टिविटी ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर ArSN2 ऑल्सो कॉल्ड द SNAR, इसको SNAR से भी डिनोट करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर ArSN2 लिखा है, इसको SNAR भी बोलते हैं, ठीक है। सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन, ओके। सो रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। तो यहाँ पे ArSN2 का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2, मॉलिक्युलरिटी 2, और इसकी जो रिएक्टिविटी है, सबस्ट्रेट का रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द ArSN2 रिएक्शन क्या होता है, वो फॉलोइंग फैक्टर से डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग पावर ऑफ द लिविंग ग्रुप, मतलब कि जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा ये रिएक्शन उतनी ही फास्ट जाएगी, उस सबस्ट्रेट का रिएक्टिविटी भी उतनी अच्छी होगी, उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो, ठीक। दूसरी बात, वो रिएक्टिविटी फिर से डिपेंड करता है -I and -R पावर ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट एट द ऑर्थो एंड और द पैरा पोजिशन और एट द बोथ पोजिशन, ठीक है। रिएक्टिविटी क्या हुआ, उस कंपाउंड में -R ग्रुप या -I ग्रुप जो लगे हुए हैं उसका पावर कैसा है, जो कि उस ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे या फिर दोनों पोजिशन पे बैठे हुए हैं, जितने अच्छे पावर का होगा, जितने हाई पावर का होगा, वो रिएक्शन उतनी ही तेज जाएगी, क्योंकि वो सबस्ट्रेट उतना ही ज़्यादा एक्टिवेट होगा टूवर्ड्स ArSN2 रिएक्शन। आई बात समझ में। आइए देखते हैं तीसरा फैक्टर क्या है यहाँ पे। थर्ड फैक्टर है रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेटेरोएटम ऑफ द रिंग। अगर उस रिंग में कोई हेटेरोएटम प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगी वहाँ पे उस सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट हेटेरोएटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी ऑफ दैट सबस्ट्रेट टुवर्ड्स द ArSN2 mechanism, ओके। देन फोर्थ फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक। कैसा होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमने एलिफैक्टिक में भी देखा। वहाँ पे SN2 रिएक्शन के लिए मीडियम कैसा चाहिए, पोलर एप्रोटिक या फिर नॉन पोलर। यहाँ पे कैसा चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को फेवर करता है कौन, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर हैं जो कि उस सबस्ट्रेट को रिएक्टिव बनाते हैं टूवर्ड्स ArSN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। आइए कुछ एक एग्जांपल है इसका। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम करवाते हैं एक्वस NaOH में at drastic temperature 300 degree centigrade and high pressure 200 atmospheric pressure, it will give you the phenol. This process is separately known as the Dawes process, DOWS. Dawes process. In this process chlorobenzene is converted to the phenol using these conditions, ठीक है। इसी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जब हम एक्वस अमोनिया के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, सो यहाँ पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखा हुआ है, इट विल गिव यू द एनिलीन, ठीक। जब हम CuCN के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन विथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इट विल गिव यू द साइनोबेंजीन। तो ये हमारा ऐसा ArSN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। आइए देखते हैं मैकेनिज्म इसका क्या होता है। सो मैकेनिज्म इन्वॉल्व द 2 स्टेप, ओके। सो स्टेप 1 इज this is having one living group, okay. This is our substrate. Now nucleophile attack on this Al position, ठीक है। इसको बोलते हैं इप्सो एडिशन। इप्सो क्या होता है, इप्सो मतलब होता है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है उसी कार्बन पे, उस सेम कार्बन पे जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है उसको बोलते हैं इप्सो एडिशन। इप्सो एडिशन मतलब सेम कार्बन शेयर्ड बाय द लिविंग ग्रुप एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप, ठीक है। तो ये स्लो रिएक्शन होता है, मीन्स विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे ऑर्डर कैसा हो गया, 2 बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक। न्यूक्लियोफाइल ने ऐड किया तो ये बॉन्ड निकल के चला गया यहाँ पे एज अ माइनस चार्ज। नाउ दिस माइनस चार्ज विल बी स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस हैविंग डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ठीक है। चलिए अब स्टेप 2 में क्या होता है, इट इज़ अ फास्ट रिएक्शन। इसमें क्या होगा,
अब ये नेगेटिव चार्ज जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे ये नेगेटिव चार्ज इस रिंग में एंटर करेगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से डिपार्ट हो जाएगा। लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो जाएगा तो हमारा वो न्यूक्लियोफाइल जो इनकमिंग था वो इस रिंग पे बैठ जाएगा एट द सेम प्लेस वेयर दैट लिविंग ग्रुप हैज़ बीन सिटेड। ठीक है, तो जहाँ पे वो बैठा था वहीं पे जाके हमारा न्यूक्लियोफाइल बैठ जाएगा। तो ये हमारा हुआ इप्सो एडिशन, मतलब उसी सेंटर पे बैठेगा जहाँ पे लिविंग ग्रुप था। लिविंग ग्रुप हमारा बाहर हो गया, तो ये हमारा मैकेनिज्म है ARSN2 मैकेनिज्म। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 स्टेप की मैकेनिज्म है। आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। सो ARSN2 रिएक्शन इन्वॉल्व्स 2 steps. The first step is slow and ipso addition by the nucleophile to give the intermediate anion, जिसको हम बोलते हैं मेसेनहाइमर सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछ देता है कहाँ पे बनता है, तो हमको पता होना चाहिए। ओके, तो क्या बनाता है इंटरमीडिएट एनायन, एंड दिस एनायन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यूजिंग डीलोकलाइजेशन of that negative charge, okay, which is stabilized by resonance, and especially when minus R group are present either at ortho or para or the both position। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे या दोनों पोजीशन पे अगर माइनस आर ग्रुप है तब तो और अच्छे से स्टेबलाइज होगा, क्योंकि वो एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, ऊपर से रेजोनेंस को इस्तेमाल करके इस नेगेटिव चार्ज को और अच्छे से स्टेबलाइज किया जा सकता है। ठीक है, in the second and fast step the leaving group departs to give the stabilization product। डिपार्ट हो जाएगा और वो जो न्यूक्लियोफाइल था वो एक स्टेबलाइज प्रोडक्ट के तौर पे वहाँ पे एज अ प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। ठीक, आइए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ द ARSN2 रिएक्शन। सो हियर इज 1 chloro 4 nitro बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिएक्शन हम अमोनिया से कराते हैं इन इथेनॉल 150 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इट विल गिव द एमीन ग्रुप एनिलीन 4 नाइट्रो एनिलीन। क्या हुआ, 4 नाइट्रो एनिलीन। यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिएक्शन जब हम NaOH कराते हैं एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल गिव यू द 4 नाइट्रो फिनॉल। आई बात समझ में। यहाँ पे OH हमारे इस क्लोरीन ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, सल्फोनिक एसिड लेते हैं यहाँ पे, इसका रिएक्शन जब हम NaOH से कराते हैं तो फिर से ये हमको 4 मिथाइल फिनॉल देता है। ठीक है, सारे कंडीशंस देख रहे होंगे, हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 300 पे, 200 सेंटीग्रेड पे, तो ये सब क्या हुआ, ड्रास्टिक कंडीशंस लग रही हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम एक सबस्ट्रेट लेते हैं, क्या है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। क्या है हमारा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसका रिएक्शन जब हम मीथेनॉल से कराते हैं, तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट है वहाँ पे मिथेनॉल का, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल में जब रिएक्शन कराते हैं एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आर ग्रुप 3 है और तीनों इतने अच्छे से स्टेबलाइज करेंगे कि ये रिएक्शन एक ड्रास्टिक कंडीशन में ना होकर एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जितना बढ़िया वहाँ पे माइनस आर ग्रुप होगा वो उस एनायन जो हमारा उस इंटरमीडिएट में बनेगा उसको उतने अच्छे से स्टेबलाइज करेगा, और जितना ज़्यादा वो स्टेबलाइज होगा हमारा जो रिएक्शन है उतनी ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो एक नाइट्रो ग्रुप लगाया तो वहाँ पे हमने देखा कि 200 सेंटीग्रेड पे, 150 पे, 250 पे, उतने डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा था। जब मैंने यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, सीधे सीधे टेम्परेचर घटे कितना आ गया, एट रूम टेम्परेचर लाइक 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे माइनस आर ग्रुप का इफेक्ट देखिए, यहाँ पे जितना बढ़िया माइनस आर ग्रुप होगा, और नाइट्रो को लोग जानते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आर ग्रुप होता है यहाँ पे। ठीक है, तो टेम्परेचर कहाँ आ गया, 200 से घट के कितने पे आ गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो यहाँ पे MeO माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे OMe जुड़ जाएगा। ठीक है, मिथॉक्सी ग्रुप। चलिए, वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पे हमको फिनॉल मिलता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, आइए अगला एग्जाम्पल क्या हमारा यहाँ पे है, 4 नाइट्रोमिथॉक्सीबेंजीन। आई बात समझ में, 4 नाइट्रोमिथॉक्सीबेंजीन। ये क्या है, यहाँ पे जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ थोड़ा सा हीट करते हैं तो 4 नाइट्रोफिनॉल मिल जाता है। हमको क्या मिलता है, 4 नाइट्रोफिनॉल या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं।
अब हम देखते हैं पैरानाइट्रोमिथॉक्सी का रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ये तो हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे 2,4 या फिर ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल का रिएक्शन कराते हैं किससे, सॉरी माई सबस्ट्रेट इज लाइक दिस। सो ऑर्थो एंड पैरा डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं Na2CO3 के साथ 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये हमें क्या मिलता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। आई बात समझ में। यही जब रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजीन के साथ तो हमको क्या मिलता है 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्रोजीन या बेंजो हाइड्रोजीन बोलते हैं, बेंजीन हाइड्रोजीन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं यहाँ पे अमोनिया के साथ, मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है 2,4 डाइनाइट्रो एनिलीन। क्या मिलता है 2,4 डाइनाइट्रो एनिलीन। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रो ग्रुप जो कि एक -R ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग -R ग्रुप है, उसका उस ड्रास्टिक कंडीशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कंडीशंस बदलती रही हैं। एक नाइट्रो ग्रुप है, रिएक्शन हमारा 150 से 200 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, 2 पे हो गया तो 100 150 पे आ रहा है, थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ, 3 लगा दिए तो सीधे सीधे टेम्परेचर 200 250 से घट के 20 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे कन्फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो जितना अच्छे से वो उसको हम स्टेबलाइज करेंगे रिएक्शन उतनी ही ईजी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1,2 डाइनाइट्रो बेंजीन का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, जब हम सोडियम मिथॉक्साइड से कराते हैं रिएक्शन तो क्या मिलता है हमको मिथॉक्सी नाइट्रो मिलता है। क्या मिलता है 2 नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन, 2 नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन। जब ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है 2 नाइट्रो एनिलीन। क्या मिलता है 2 नाइट्रो या ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ठीक, आइए एक्वस NaOH के साथ जब रिएक्शन हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या मिलता है हमको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या मिला ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। क्या मिला यहाँ पे 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। इसका रिएक्शन जब हम सोडियम मिथॉक्साइड इन प्रेजेंस इन द मिथेनॉल बाय हीटिंग से कराते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 3,5 डाइनाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन मिल गया। तो ये होता है हमारा रिएक्शन। यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगा, जरा सा हीट करेंगे रिएक्शन ईजिली चला जाएगा। 2 नाइट्रो ग्रुप है तो 100 डिग्री 150 डिग्री लग रहा है। ठीक है, आइए आगे एग्जांपल देखते हैं। एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे रिएक्शन करा रहे थे तो एक नाइट्रो ग्रुप को ही हम निकाल दे रहे थे जो कि एक प्रिंसिपली वहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है, उसको एज अ रिएक्टिव ग्रुप मान के रिएक्शन हो गई। अब हम जब इसका रिएक्शन कराते हैं सेम सबस्ट्रेट का केसियन के साथ, क्या है पोटेशियम साइनाइड के साथ, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो किसी भी नाइट्रो ग्रुप को ये नहीं हटाएगा। क्यों नहीं हटाएगा, दोनों के दोनों -R ग्रुप हैं, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो वहाँ पे क्या होता है ये एक अलग पोजीशन पे बैठ जाएगा, यहाँ पे 4 पोजीशन पे, तो ये साइनाइड ग्रुप बैठ जाता है। ये हमारा एक एक्सेप्शन है, ठीक है, जो कि अदर ग्रुप के से अलग रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग बेंजाइन मैकेनिज्म छोड़े हुए हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।